बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम जो मेरे से पहले हम चैप्टर कर रहे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके 2 टॉपिक्स रह गए थे हमारे, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आज हम स्टार्ट करें कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से। कैनन्स हैं वो जो है वो बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए एक्सपेंडिचर लगाने से पहले। कैनन्स आर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग दी एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फॉलोइंग कैनन शुड बी एग्रीड फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। नंबर 1 है कैनन ऑफ बेनिफिट। इसका एम क्या होना चाहिए कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बेनिफिट मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल रिबिलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, अंदरूनी बगावतों से और बैरूनी चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना। उससे नेक्स्ट है कि लोगों को किस तरह बेनिफिट किया जाए, उन्हें बेनिफिट दिया जाए, उन्हें उनकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ की जाए और उन्हें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फ्राहम की जाए। इससे यह है कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ऐसी चीज़ों पर एक्सपेंडिचर लगाने चाहिए। उससे नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी ये है कि बेसिक प्रिंसिपल एक्सपेंडिचर का ये होना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो, उनकी फजूल खर्ची भी ना हो, एक्स्ट्रावेजेंस ना हो, फजूल खर्ची ना हो उनकी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कंजूसी हो, इसका ये मतलब है टू यूज़ एफिशिएंटली टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, कि इस तरह एक्सपेंडिचर जो लगाए जाएँ कि वो फुल एफिशिएंटली यूज़ हो जाएँ और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ली जा सके और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो उनसे। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कैनन ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन एक्चुअली अप्रूवल के तौर पे आ जाता है। अथराइज्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर होने चाहिए। अथॉरिटी हो जो चीज़ को अप्रूव कर रही हो। अगर एक चीज़ के लिए, एक पर्पज़ के लिए मनी अप्रूव हो गई है तो दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो। जैसा कि अगर एक हॉस्पिटल के लिए मनी अप्रूव हो गई है तो उसको वो एक स्कूल बनाने के लिए यूज़ ना करें। इससे ये होगा कि मिस यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर एक एरिया में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसके लिए हॉस्पिटल के लिए मनी अप्रूव हो गई है, बजट अप्रूव हो गया है, तो वो स्कूल के लिए ना यूज़ कर लिया जाए। वहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ पे हॉस्पिटल ही बने। तो ये चीज़ एक प्रॉपर अथॉरिटी हो जो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखे। उससे नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मीन्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पूरे सिस्टम जो एक्सपेंडिचर लगा रही है गवर्नमेंट, उसको पूरे सिस्टम की स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो हमारी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए एडजस्टमेंट की। रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर को थोड़ा बहुत कम किया जा सके, रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया जा सके। कि उसमें इतनी लचक होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको किसी भी ज़रूरत के टाइम कम या ज़्यादा किया जा सके। इसमें ये होता है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन या ग्रेजुअल इंक्रीज हो सकता है एक्सपेंडिचर में, लेकिन अगर हम एकदम से ज़्यादा दे देंगे या एकदम से एक्सपेंडिचर को बहुत कम कर देंगे तो उसमें ये होगा कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा अपसेट हो जाएगा। तो ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्लाइन जो है इसमें वो ठीक रहता है। उस नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैनन्स ऑफ सरप्लस। बजट जो हम इसके लिए मुख्तस होता है, उसके लिए एक स्पेसिफाई किया जाता है, तो वो बैलेंस होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए हर दफ़ा के कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ना भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना चाहिए। वो बैलेंस होना चाहिए। या ऐसा भी नहीं है कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा बजट किसी चीज़ के लिए रिक्वायर करना शुरू कर दें। तो ये है कि अगर बैलेंस तरीके से चलता रहेगा तो वो स्टेबल ग्रोथ की तरफ चलेगा, अदरवाइज फिर ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी उससे। उससे नेक्स्ट है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, के जो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन शुड बी इनकरेज्ड, ऐसी चीज़ों पे पैसे लगाने चाहिए। ये प्रिंसिपल होना चाहिए एक्सपेंडिचर का कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो ये क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए एक्सपेंडिचर का कि वो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करें, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करने के साथ। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, तो उनमें आपस में क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर की डुप्लीकेशन है वो उससे बचा जा सकता है। डुप्लीकेशन कैसे हो जाती है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक फलां डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में इतने स्कूल्स बना रही है इन एरियाज़ में, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी ये प्लान कर लिया है कि वो इन एरियाज़ में स्कूल बना रही है, तो वो डुप्लीकेशन होने के चांसेस होते हैं। पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ में स्कूल बनाने के लिए पॉलिसी बनाई हो या उन्हीं पे एक्सपेंडिचर लगाने के लिए अप्रूव किए,
तो ये से डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की और डिस्ट्रिक्ट के आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। तो इस तरह डिफरेंट गवर्नमेंट्स के आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक था हमारा। तो उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक बेसिस, के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो किस तरह सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं। ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने डिफरेंट राय दी है इस बारे में। सबसे पहले हम एडम स्मिथ की क्लासिफिकेशन को रीड करते हैं। एडम स्मिथ ने इसको क्लासीफाई किया है वेरियस फंक्शंस के बेस पे। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्टिव फंक्शंस पे होते हैं, नंबर 2 कमर्शियल फंक्शंस पे होते हैं, नंबर 3 डेवलपमेंटल फंक्शंस पे होते हैं। प्रोडक्टिव फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रोडक्टिव फंक्शन में आ जाते हैं डिफेंस, पुलिस और कोर्ट्स वगैरह पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है। उसके बाद कमर्शियल फंक्शंस में आ जाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर लगा रही है। और डेवलपमेंट में आ जाता है जो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे और इस तरह की चीज़ों पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगा रही है, रोड्स वगैरह पे। तो इसमें कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी डिस्कस किए हैं। मेरिट्स ये हैं कि हर जो उसका फंक्शन है एक दूसरे और हर चीज़ को सेपरेटली स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ये पॉसिबल नहीं है कि इनका आपस में कोई लिंक ना हो। जैसे कमर्शियल फंक्शंस हैं, इंडस्ट्रीज़ को अगर प्रमोट करी है गवर्नमेंट, उनके लिए एक्सपेंडिचर लगा रही है तो वो डेवलपमेंट की तरफ लीड करेंगी, ग्रोथ की तरफ लीड करेंगी। तो जो सेकंड और थर्ड है इनका आपस में कोरिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह ये सेपरेटली इनको हम जज नहीं कर सकते, ये आपस में मिक्सअप होते हैं। तो उससे नेक्स्ट आता है पीओ की क्लासिफिकेशन। पीओ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे कि एक एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है और वो एट दी एंड जब वो पर्सन रिटायर हो जाता है एज अ पेंशन उसको दे दी जाती है। तो वो ट्रांसफ़र हो रही है, पहले उसकी सैलरी थी उसमें से पेंशन की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह सिकनेस कोटास भी डिडक्ट होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सैलरी में से डिडक्ट होती है। तो अगर कोई पर्सन, कोई वर्कर बीमार हो जाता है तो उसको उसका बेनिफिट दिया जाता है, उसको उसके इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस तरह गवर्नमेंट अगर डेट ले रही है तो उसके बदले से इंटरेस्ट पे करना है। तो ये चीज़ें जो ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र हो रहे हैं सैलरी से पेंशन की तरफ या वर्कर से पेंशन सिकनेस बेनिफिट की तरफ, तो ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और वो एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते वो लगाने ही हैं और वो कहीं से नहीं आ रहे पीछे से, ना उनका बैक से कोई लिंक है, लेकिन वो हमें लगाने हैं, गवर्नमेंट को लगाने हैं। जैसे मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग ऑफ आर्मी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, पोस्ट ऑफिस वगैरह। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, अगर किसी स्कूल की ज़रूरत है या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट लगाएगी। तो वो कहीं से उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र होकर नहीं आ रही है, गवर्नमेंट को अगर वहाँ पे ज़रूरत लग रही है, ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वो वहाँ पे उस चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर लगा रही है। तो यहाँ तक बात आ जाती है पीओ की क्लासिफिकेशन की। पीओ की क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर कट नहीं है, इसमें एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा क्लियर कट ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल को हम नहीं जस्टिफाई कर सकते, क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं है इसमें। उससे नेक्स्ट आ जाता है शिराज क्लासिफिकेशन। उसके बाद शिराज ने अपनी क्लासिफिकेशन दी, इसके अकॉर्डिंग जो थी एक्सपेंडिचर उसके 2 फंक्शंस पे बेस कर रहे थे। फर्स्ट था प्राइमरी फंक्शंस, जैसे कि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंड कर रही है। और सेकंड जो फंक्शंस हैं वो है एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन, ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंड कर रही है। तो इस शिराज के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, जिन पर जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंड कर रही होती है। लेकिन इसके मतलब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ये ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, इसकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। इससे नेक्स्ट पे क्लासिफिकेशन डाल्टन्स ने दी थी। डाल्टन्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है उसकी 2 कैटेगरीज हैं, ग्रांट्स हैं, परचेज प्राइसेस हैं। ग्रांट्स वो चीज़ें हैं जिनके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है तो उन्हें इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग इन रिटर्न। और परचेज प्राइस में वो चीज़ें हैं गवर्नमेंट अगर दे रही है इन रिटर्न उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, गिव सैलरी गेट सर्विस। अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो सर्विस ले रही है। और ग्रांट्स में कौन सी चीज़ आ जाती है, जैसे पुअर को रिलीफ दे रही है तो उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, या फिर पब्लिक को, जो हम लोग हैं, पीपल हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो जिन चीज़ों के बदले कुछ ना कुछ मिल रहा है
देने से वो ग्रांट्स परचेज प्राइस में आ जाएंगे, और जिन चीज़ों के बदले नहीं मिल रहा वो ग्रांट्स में आ जाएंगी। तो ये दो किस्म के डाल्टन्स के अकॉर्डिंग दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत क्लियर कट तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, और बहुत सारे लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि ये भी आइडिया नहीं है कि कौन सी नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा होते हैं और कितने होते हैं। हाउ मैनी एक्सपेंडिचर ऑफ वन नेचर, लाइक ग्रांट्स पे कितने हो रहे हैं, परचेज प्राइस पे कितने हो रहे हैं। उसने नेक्स्ट को क्लासीफाई किया है वो निकल्सन ने किया है। निकल्सन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू को देख के, रिटर्न को देख के एक्सपेंडिचर लगाए जाते हैं। जैसे अभी हमने डाल्टन्स की क्लासिफिकेशन रीड की, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, समटाइम ग्रांट्स में रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया निकल्सन ने कि कुछ ना कुछ फिर भी मिल रहा है। वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पार्शियल है या फुल है। समटाइम हमें सिर्फ कुछ पोर्शन मिल रहा होता है रिटर्न में, ज़्यादा फुल अमाउंट नहीं मिल रही। समटाइम हमें फुल एक्सपेंडिचर जितने लगा रहे हैं उतना रिटर्न मिल रहा होता है। समटाइम हमें डायरेक्टली मिल रहा होता है, समटाइम हमें इनडायरेक्टली मिल रहा होता है। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे है कि समटाइम हम सैलरी दे रहे हैं, सर्विस मिल रही है, लेकिन इनडायरेक्टली भी ये चीज़ बेनिफिट है कि अगर हम ज़्यादा एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, या ज़्यादा ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो ग्रोथ के लिए, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, तो उनसे इनडायरेक्ट बेनिफिट हासिल होंगे, इनडायरेक्ट रिटर्न मिलेगा। इस तरह पार्शियल रिटर्न है कि अगर वो पुअर लोगों को रिलीफ दे रही है, जैसे ऊपर डाल्टन ने बोला था कि पुअर को रिलीफ देगी तो ग्रांट से हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा, तो यहाँ निकल्सन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। अगर पुअर ऊपर तक जाएगा, पुअर को रिलीफ मिलेगा, ऊपर जाएगा, तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, यानी कि पुअर थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से, या फिर फुल रिटर्न होता है। तो ये निकल्सन के अकॉर्डिंग था। इसमें इसके एडवांटेज ये है कि ये रिवील कर रहा है कि जो एक स्टेट है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना वो चीज़ों पे एक्सपेंडिचर लगा रही है अपने। बट इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश द मेन डिफरेंस इन द वेरियस क्लासेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो जेके मेहता की क्लासिफिकेशन है। जेके मेहता के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो टू ग्रुप्स पे एक्सपेंडिचर लगा रही है। कॉन्स्टेंट एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, और वेरिएबल एक्सपेंडिचर होते हैं। कॉन्स्टेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते, जैसे नेशनल डिफेंस वगैरह पे एक्सपेंडिचर लगाते हैं। जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर हैं वो फिक्स होते हैं हमारे, चेंज नहीं होते। और वेरिएबल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकें। अगर स्कूल्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम स्कूल्स पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगा सकें, अगर किसी चीज़ की कम ज़रूरत है तो हम उस पर कम एक्सपेंडिचर लगा सकें, यानी कि उनमें वेरिएबिलिटी हो कि उसे कम या ज़्यादा किया जा सके। लेकिन जेके मेहता ने कहा है कि उन्होंने खुद अपनी क्लासिफिकेशन के बारे में कहा है कि ये ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर हैं ये हर सारी क्लासेस को कवर नहीं कर रहे, हर किस्म के एक्सपेंडिचर को कवर नहीं कर रहे, इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ये खुद जेके मेहता ने अपनी क्लासिफिकेशन के एंड में कहा था। इसके क्लियर कट जो है वो इसके इसमें क्लियर कट कोई इसकी एंडिंग नहीं है कि इसमें सारे एक्सपेंडिचर जो है वो कवर नहीं हो रहे। बस आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टैक्सेशन थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।